हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिटे चैनल। कोडिटे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज का वीडियो थोड़ा अलग तरीके से होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक पजल देने वाला हूँ और देखते हैं कौन ये पजल सबसे पहले सॉल्व करता है और जो भी सॉल्व करेगा भाई कमेंट कर देगा। ठीक है, तो पहले पजल क्या है इसको समझते हैं, फिर तो बात करेंगे कि हमें जो पढ़ना है। ओके, तो पजल ये है यार कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे दो दोस्त हैं। एक का नाम है अमित, दूसरे का नाम है सुमित। सुमित को रिसेंटली एक ट्रेजर की लोकेशन पता चलती है और ये चीज़ वो अमित को भी बताता है कि यार अमित, मुझे एक ट्रेजर की लोकेशन पता चली है। ट्रेजर मतलब सोना। तो अमित कहता है यार मुझे भी अभी एक ट्रेजर की लोकेशन पता चली है। अमित कहता है वाह यार, ये तुझे भी पता चली? कहता है हाँ मुझे भी पता चली है। यार सुमित कहता है कि हो सकता है यार कि हम दोनों की ट्रेजर लोकेशन एक ही ना हो, क्योंकि तुझे भी अभी पता चली है, मुझे भी अभी पता चली है। तो ऐसा कर अमित, तू मुझे अपनी ट्रेजर लोकेशन बता दे, फिर मैं तुझे बता देता हूँ, तो हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। राइट, तो हम वेरीफाई कर लेंगे कि हम दोनों की ट्रेजर लोकेशन सेम तो नहीं है। अगर सेम है तो भैया मिल के चलेंगे ना सोना खरीदने, मतलब लेने, नॉट खरीदने, सोना लेने। तो अमित कहता है यार बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यार बता दूँ और पता नहीं यार तुझे कोई ट्रेजर लोकेशन पता भी ना हो और तू जाके मेरा खजाना चुरा ले। कहता है यार ऐसे क्या कह रहा है यार। वो फिर वही वो डायलॉग मार देता है कि यार यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गई खजाने की दीवार। तो यार अमित कहता है यार देख ऐसी बात नहीं है, तो चल कुछ कुछ जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ हमें कुछ निकालना होगा जिसमें कि मैं तुझे ट्रेजर की लोकेशन बता भी दूं और तुझे ट्रेजर की लोकेशन पता भी ना चले। आपको की मतलब यार आपका भी यही पजल है। पजल यही है, अमित को, सुमित को अपनी ट्रेजर लोकेशन बतानी है और उसे अपनी ट्रेजर लोकेशन नहीं भी बतानी है। मतलब अमित अपनी ट्रेजर लोकेशन बताएगा तो, और सुमित उसे वेरीफाई भी कर पाएगा कि उसकी वो ही ट्रेजर लोकेशन है कि नहीं है, मगर सुमित कभी भी अमित की ट्रेजर लोकेशन जान नहीं पाएगा कि कहाँ पे है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्यों? थोड़ा मुझे एक बार रिवाइंड करना, फिर सोचना इसके बारे में और ज़रूर से कमेंट में बताना अगर फाइंड कर लिया है तो। बट फिलहाल आज के टॉपिक से शुरू करते हैं और इसका भी आंसर मैं वैसे बताऊंगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो वेट करिए। तो आज का टॉपिक है हमारा जीरो नॉलेज प्रूफ। भाई इसको अच्छे से पढ़ लो तो उसका आंसर भी आ जाएगा, वैसे जिनको नहीं आया है। तो जीरो नॉलेज प्रूफ यार बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो कि आज बहुत सारी ब्लॉकचेन्स यूज कर रही हैं, बहुत सारी डिसेंट्रलाइज, मैं कहूँगा ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रही हैं, मतलब कि ऐसी कंपनीज जो कि डिसेंट्रलाइजेशन पे वर्क कर रही हैं। अब ये जीरो नॉलेज प्रूफ क्या है इसको समझते हैं। तो अगर बात की जाए जीरो नॉलेज प्रूफ की डेफिनेशन की, तो जीरो नॉलेज प्रूफ की डेफिनेशन कहती है कि अ जीरो नॉलेज प्रोटोकॉल इज अ मेथड बाय विच वन पार्टी, ध्यान दीजिएगा, बाय विच one party, the prover, can prove to another party, the verifier, that something is true without revealing any information apart from the fact that this specific statement is true. डेफिनेशन तो कभी भी नहीं समझ में आई अपने को, क्यों? यार चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि भैया ये टीना है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से अभी अभी उन्होंने कार चलाना सीखा है और ये बढ़िया कार चला रही है। थोड़ी आगे पहुंचती हैं तो भैया उनको वहाँ मिल जाते हैं पुलिस वाले। कहते हैं यार टीना जी, कहते हैं हाँ, कहते हैं कि यार मुझे लग रहा है ना आपकी एज नहीं है अभी कार चलाने की और आप कार चला रहे हो। तो कहते हैं लो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, मतलब अपना वोटिंग आईडी कार्ड दिखाओ। वोटिंग कह रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। तो टीना जी कहती हैं कि भाई ये लीजिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अब इस सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखो तो एक बहुत बड़ा लूप होल है। लूप होल क्या है कि ये जो भाई साहब हैं पुलिस वाले, इनको सिर्फ जाननी थी इनकी एज, कहीं ये अंडर एज ड्राइविंग तो नहीं है। बट टीना जी को शेयर करना पड़ गया अपना वोटिंग, मैं बार बार वोटिंग क्यों कह रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस। राइट, उनको शेयर करना पड़ गया अपना ड्राइविंग लाइसेंस। और ड्राइविंग लाइसेंस में टीना जी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि वो कहाँ रहती हैं, ब्लड ग्रुप क्या है और ये सारी चीज़ें। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जो होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस में। बट द पॉइंट इज कि इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत इस समय पुलिस वाले भैया को तो थी ही नहीं, मगर उनको अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिवील करनी पड़ गई जस्ट बिकॉज उनको ये शो करना था कि वो अबव 18 है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है और ये प्रॉब्लम हम आए दिन कहीं ना कहीं फेस करते ही हैं, चाहे वो किसी भी आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन चले जाओ, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, जहां पे आपको अपनी एज बतानी पड़ती है जस्ट बिकॉज अगर आपको उनकी वेबसाइट यूज करनी है तो आपको एज बतानी पड़ती है। राइट, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जीरो नॉलेज प्रूफ। जीरो नॉलेज प्रूफ क्या कहता है कि ये जो टीना जी हैं, इसी केस में अगर समझा जाए तो ये अपनी एज इनको बताएंगी बट इनके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगी। मतलब ये क्या करेंगी, ये अपनी एज एक ब्लैक बॉक्स में डाल देंगी। ठीक है, समझिएगा अभी इसे, इसी को जीरो नॉलेज प्रूफ कहते हैं। तो अपनी एज ये एक ब्लैक बॉक्स में डाल देंगी और ये पुलिस वाले भैया फिर इस ब्लैक बॉक्स से ही पूछेंगे कि क्या टीना जी की एज 18 से ऊपर है कि नहीं है।
अगर टीना जी की एज 18 से ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर 18 के ऊपर नहीं है तो भैया इनको तो चालान भरना पड़ेगा। क्यों पता नहीं, चालान ही भरा जाता है, पंजनी बताया जाता। तो अगर इसका आंसर येस है तो भैया आप जाओ, अगर आंसर नहीं है तो भैया तैयार हो जाओ, आपके ऊपर चार्ज लगने वाला है। अब ये जो ब्लैक बॉक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ब्लैक बॉक्स कुछ और नहीं, यही आपका एक तरह से जीरो नॉलेज प्रूफ है, जहां पे टीना जी ने अपनी एज तो शेयर की इस ब्लैक बॉक्स के अंदर। इनको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, इन्होंने बस उसको वेरीफाई किया, और अगर उनको आंसर येस मिला तो यू आर गुड टू गो, इफ आंसर इज नो देन यू आर नॉट गुड टू गो, यू आर नॉट गुड टू गो, राइट। तो अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को लगे ठीक है थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में तो आ रही हैं, ये बढ़िया चीज़ तो है क्योंकि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे हो, बट कैसे हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं? बिल्कुल, तो चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं और समझते हैं कि जीरो नॉलेज प्रूफ आखिर में किस तरह से वर्क करता है, और फिर हम समझेंगे कि जीरो नॉलेज प्रूफ का ब्लॉकचेन की दुनिया में क्या इंपॉर्टेंस है। और ट्रस्ट मी, आप इंपॉर्टेंस जब सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे, बिकॉज जीरो नॉलेज प्रूफ का यूज करके आप ब्लॉकचेन को ज्यादा फास्टर बना सकते हो। कैसे, वो बात करेंगे, बट पहले चलिए देख लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ जीरो नॉलेज प्रूफ। ओके, तो अब प्रैक्टिकल समझने के लिए मैं यूज करने वाला हूं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। रीजन बहुत ही सिंपल है, बिकॉज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिप्टोग्राफी की फील्ड में आई थिंक ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे पाइथन का यूज करने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा टफ कोड नहीं होगा, तो डोंट वरी अगर आपको पाइथन नहीं भी आती है तो। और मैं पाइथन को कोड करने के लिए रिप्लेट आईडी का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि एक ऑनलाइन आईडी है, तो इसके लिए आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली रिप्लेट पे आ सकते हो, replit.com। सिंपली क्रिएट करना होगा आपको स्टार्ट क्रिएटिंग पे, और अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप कर लेना, और आपकी रिप्लेट आईडी इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आप अपनी रिप्लेट आईडी ओपन करोगे, आपको सिंपली क्लिक करना है क्रिएट पे, और यहाँ पे जाना है पाइथन पे, और फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो इसे कि भाई ट्रेजर हंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, तो अभी मैंने आपको एक पजल दिया था, राइट, अमित और सुमित के बीच का, तो उसी पजल को अब हम सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि हमने पजल में डिस्कस किया था यार, कि अमित को सुमित को ट्रेजर की लोकेशन भी बतानी है बिना ट्रेजर की लोकेशन एक्चुअली में बताए, जो कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया उसका आंसर, बट हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं किया हो। अब उस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास भाई दो लोग होंगे, या फिर मैं पहले कुछ फंक्शंस बना देता हूँ। एक फंक्शन होगा हमारा बाय द नहीं, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यार, मैं बहुत जल्दी में वो लग रहा है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ एक लाइब्रेरी बाय द नेम ऑफ हैशलिब, ये हैश निकालने की में हमारे काम आएगी। और यहाँ पे मैं दो लोगों को क्रिएट करूँगा, पहले होंगे हमारे अमित, और अमित होंगे हमारे प्रूवर, ठीक है। अमित होंगे हमारे प्रूवर। अब ये जो प्रूवर है एक्चुअली में टर्मिनोलॉजी है आपके जेड के नॉलेज का, तो मैं इसीलिए इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसे हम कहेंगे प्रूवर। और इनका काम क्या होगा, प्रूफ प्रेजेंट करना, और इनके पास होगा एक सीक्रेट, तो सीक्रेट बना लेते हैं एक। और सीक्रेट क्या है इनके पास कि ट्रेजर लोकेशन इज एक्स वाई सेट। तो अमित ने अपनी सीक्रेट, मतलब अमित का जो सीक्रेट है वो ये है कि ट्रेजर लोकेशन उनका कहाँ पे है, एक्स वाई जेड प्लेस पे है। अब सुमित की अगर बात करें, ठीक है, तो सुमित जो कि हमारे होंगे वेरीफायर, क्योंकि ये वेरीफाई करेंगे जो भी अमित क्लेम करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनके पास भी अपना एक सीक्रेट है, राइट, एक एक्सपेक्टेड सीक्रेट, या फिर मैं कह लूँ एक एक्सपेक्टेड सीक्रेट है, और मतलब ये इनका खुद ही का सीक्रेट है, आप ये भी कह सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनका जो ट्रेजर लोकेशन है, मान लेते हैं कि अभी के लिए, इस केस के लिए दोनों के ही ट्रेजर लोकेशन सेम है, ठीक है। बट सुमित को अभी ये चीज़ पता नहीं है, ये चीज़ मैं पहले ही बता दूं, स्क्रीन पे लिखा है, इसका मतलब नहीं कहोगे यार आपका कोड सुमित पढ़ लेगा तो कहेगा यार अमित के भी लोकेशन वही है, मेरी भी लोकेशन वही है, तो बात तो बन गई। नहीं नहीं भाई, अभी इस केस में ये है कि सुमित को पता नहीं है कि अमित की लोकेशन क्या है, बस हमने यहाँ पे लिख दिया है इस इंटरफेस पे ताकि हम कोडिंग कर सके। तो अब क्या होगा, अमित की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर मैं कहूँगा अमित को क्या करना है, अमित को अपना सीक्रेट शेयर करना है सुमित के साथ। और कंडीशन ये है कि अमित को अपना सीक्रेट नहीं भी शेयर करना है, इन द सेंस उसे ट्रेजर की लोकेशन बिना बताए ही ये बता देना है कि ट्रेजर की लोकेशन क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैशिंग का। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ हैशिंग, और इसमें मैं हैश निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा हैश लिब लाइब्रेरी का, जिसके थ्रू मैं SHA-256 एल्गोरिथम के थ्रू अपने इस स्ट्रिंग का, लेट से मैं यहाँ पे एक अपने सीक्रेट को पास कर देता हूँ, मैं इसका निकाल लूँगा क्या, हैश। तो मैं लूँगा सीक्रेट, और मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा हेक्साडेसिमल फॉर्म में, तो इनकोड डॉट हैश, और हैश एक्चुअली हेक्स डाइजेस्ट। तो ये हमारे हेक्साडेसिमल नंबर में इस सीक्रेट को, इन द सेंस जो भी चीज़ यहाँ पे पास की जाएगी उसको एक हेक्साडेसिमल फॉर्म में हमारे साथ
हमको रिटर्न कर देगा, या फिर हमको रिटर्न कर देगा। तो हम जो भी सीक्रेट यहाँ पे भेजेंगे, ओके, उसका हमें ये हैश रिटर्न कर देगा। और हमने हैशिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट, ब्लॉकचेन के कोर्स में। अब दूसरा फंक्शन जो यहाँ पे होगा वो होगा हमारा प्रूव नॉलेज फंक्शन। प्रूव नॉलेज फंक्शन, इसके अंदर जो अमित है, मतलब मैं ये कहूँगा कि अमित जो है इस फंक्शन के थ्रू अपने प्रूफ को प्रेजेंट करेगा। कैसे, अभी देखते हैं। इसके अंदर वो अपने सीक्रेट को डालेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, सिंपली रिटर्न करेगा हैश ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्रेट। तो आप देख लो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक फंक्शन बनाया बाय द नेम ऑफ प्रूव नॉलेज, क्योंकि ये प्रूफ देगा हमें अमित के सीक्रेट का। ओके, एक तरह से प्रूफ मिलेगा हमें। और ये कर क्या रहा है, ये सिंपली हैशिंग वाले फंक्शन को कॉल करा रहा है। तो एक तरह से जो भी सीक्रेट यहाँ पे जाएगा, वो मतलब जो भी सीक्रेट हम यहाँ पे भेजेंगे इस प्रूफ नॉलेज के पास, प्रूफ नॉलेज उसका हैश हमें रिटर्न करके दे देगा। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, मेरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैश्ड सीक्रेट। एक तरह से हमने क्या किया, अपने सीक्रेट को इंक्रिप्ट कर दिया बाय कॉलिंग दिस प्रूफ नॉलेज सीक्रेट। और ये जो प्रूफ नॉलेज सीक्रेट हमें रिटर्न कर रहा है वो हमारे लिए एज अ प्रूफ वर्क करने वाला है, क्योंकि हम यही प्रूफ किसको प्रोवाइड करेंगे, यही प्रूफ हम प्रोवाइड करेंगे सुमित को, ताकि सुमित वेरीफाई कर सके। अब सुमित वेरीफाई कैसे करेगा, सुमित वेरीफाई करेगा, उसके पास भी एक फंक्शन होगा बाय द नेम ऑफ वेरीफाई नॉलेज। वेरीफाई नॉलेज, तो यहाँ पे मैंने किया सीक्रेट, और या फिर मैं यहाँ पे सीक्रेट नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हैश सीक्रेट, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे हम ले लेंगे अपने एक्सपेक्टेड सीक्रेट, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी हैश ले लूँगा अपने एक्सपेक्टेड सीक्रेट का। तो हैश ऑफ एक्सपेक्टेड सीक्रेट मैंने किया सीक्रेट, और इसमें मैंने क्या किया, सिंपली कॉल किया हैशिंग वाले फिर से फंक्शन को, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया अपने एक्सपेक्टेड सीक्रेट को। ठीक है, तो अमित क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब सॉरी सुमित यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हमारे वेरीफाई नॉलेज वाले फंक्शन को कॉल कराएगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि इफ वेरीफाई नॉलेज, ओके, जो वेरीफाई नॉलेज है उसके अंदर हम पास करेंगे हैश्ड सीक्रेट को, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करेगा, हमें अमित प्रोवाइड करेगा। मतलब अमित सुमित को प्रोवाइड करेगा, और सुमित फिर उसको अपने वेरीफाई नॉलेज वाले फंक्शन में डाल देगा, और सुमित यहाँ पे अपने एक्सपेक्टेड सीक्रेट को भी डाल देगा। तो अगर इन दोनों की वैल्यू ट्रू आती है, मतलब अगर इस फंक्शन से हमें वैल्यू ट्रू मिलती है, अभी हम इसको पूरा बनाएंगे, अभी पूरा बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट ट्रेजर लोकेशन आर द सेम। ओके, आर द सेम। अदरवाइज हम क्या करेंगे, ओके वैसे सेमीकोलन लगा जरूरत नहीं है, एल्स हम कर देंगे प्रिंट ट्रेजर लोकेशंस आर नॉट द सेम, आर नॉट द सेम, और ये कर देते हैं यार लोकेशंस। ठीक है, तो यार ये रेड लाइन इसलिए बन के आ रही है बिकॉज ये मतलब मुझे वो मिला है करेक्ट स्पेलिंग के लिए, सो डोंट वरी, यहाँ पे कुछ भी सिंटेक्स एरर नहीं है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है सुमित, वो वेरीफाई नॉलेज में इस हैश सीक्रेट को, जो कि हमें अमित ने प्रोवाइड किया है, तो इसने अमित, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे अमित ने अपना सीक्रेट नहीं प्रोवाइड किया, अपना हैश सीक्रेट प्रोवाइड किया है। और ये जो एक्सपेक्टेड सीक्रेट है, जो कि सुमित को पहले से पता है, वो उसका एक्सपेक्टेड सीक्रेट यहाँ पे है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सपेक्टेड सीक्रेट का ही हैश निकाल रहे हैं, और फिर हम सिंपली क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हम दोनों के हैश को कंपेयर करा लेंगे। हैश एक्सपेक्टेड सीक्रेट शुड बी इक्वल टू द हैश्ड सीक्रेट, हैश्ड सीक्रेट। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एल्स, रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ वेरीफाई हो जाएगा। मैंने इस तरह की टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज़ करी क्योंकि अगर आप वापस से चलते हो प्रेजेंटेशन पे, तो आप यहाँ पे देखोगे, ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अ जीरो नॉलेज प्रूफ प्रोटोकॉल इज अ मेथड बाय विच वन पार्टी द प्रूवर, जो कि हमारे केस में कौन है, हमारे केस में अमित है, कैन प्रूव टू अनदर पार्टी द वेरीफायर, जो कि हमारे केस में सुमित है, दैट समथिंग इज ट्रू। तो यहाँ पे अमित सुमित को कुछ बताना चाहता है कि भाई जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, जो तेरे पास इंफॉर्मेशन है, दोनों सेम है, without revealing any information apart from the fact that this specific statement is true। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने इसके साथ अपना सीक्रेट भी शेयर नहीं किया, मैंने इसका हैश शेयर किया, और इसी के बेसिस पे अब हम पता कर लेंगे कि दोनों का सीक्रेट क्या सेम है या नहीं सेम है। तो मैंने यहाँ पे किया रन, लेट्स सी कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं।
ओके, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया। ओके, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। लेट मी रन दिस अगेन। ओके, यहाँ पे हो गया नॉलेज, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स किए मैंने। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट आया है वो है ट्रेजर लोकेशन आर द सेम, जो कि है भी भाई, क्योंकि इनकी ट्रेजर लोकेशन है, ट्रेजर लोकेशन इज XYZ, और इनकी ट्रेजर लोकेशन भी है XYZ, तो दोनों की ट्रेजर लोकेशन सेम है। बट अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रेजर लोकेशन लेट से ABC, तो आप इसको अगर रन करोगे तो आप देखो ना, यहाँ पे आएगा ट्रेजर लोकेशन आर नॉट द सेम। और रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि भाई जब आप इसका हैश लोगे और जब आप इसका हैश लोगे तो दोनों का ही हैश डिफरेंट आएगा। हमने SHA-256 एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट, कि जब आप उसको कोई इनपुट देते हो तो वो एक आउटपुट देती है। तो अगर आप दो डिफरेंट इनपुट दोगे तो वो आपको दो डिफरेंट आउटपुट दे रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ट्रेजर लोकेशंस आर नॉट द सेम का रिजल्ट मिल रहा है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी बहुत सारे लोग मगर यहाँ पे होंगे, यार ये आपने कर तो दिया, बट ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यार देखो, मैंने यहाँ पे जो किया है ये कोई प्रोडक्शन लेवल कोड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा कोड है जो मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया है। बट ZK जो हमारा ये है ज़ीरो नॉलेज प्रूफ है, जिसे ZKP भी कहा जाता है, ZKP, यस, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोड होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कंप्यूटेशंस होते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं किए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मुझे इसमें कुछ कंप्यूटेशनल एलिमेंट ऐड करने हैं, मैं कर सकता हूँ, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाऊँगा, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर को इंट्रोड्यूस कराऊँगा। इसके लिए मैं एक रैंडम लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं एक चैलेंज बनाऊँगा, और इस चैलेंज के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली रैंडम नंबर निकाल लूँगा, एक मतलब एक रैंडम नंबर, बेसिकली रैंडम नंबर मैं रिटर्न करूँगा। सो आई विल डू रैंडम डॉट रैंड रेंज, जिसमें कि मैं रैंडम नंबर की एक्चुअली में वैल्यू 0 से 100 ही तक रखूँगा। ठीक है, अब चाहे तो बहुत बड़ी ले सकते हो, बट अभी के लिए 0 से 100 काफ़ी है। अब इंस्टेड कि मैं एज अमित, मैं अभी तक क्या कर रहा था, मैं अपने हैश सीक्रेट को, मतलब कि अपने इसका हैश निकालता था और डायरेक्टली भेज देता था सुमित को, और सुमित फिर चेक कर लेता था। बट अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करूँगा सुमित के लिए। मैं यहाँ पे सीक्रेट तो भेजूंगा ही, साथ ही साथ मैं इस सीक्रेट को कंकैटिनेट कर दूंगा अपने रैंडम वैल्यू के साथ। तो मैं यहाँ पे चैलेंज वाले फंक्शन को बेसिकली कॉल करा दूंगा, या फिर यहाँ पे नहीं कॉल कराते हैं, वरना मेसी हो जाएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ चैलेंज वैल्यू, और यहाँ पे मैंने किया चैलेंज को कॉल। तो ये हमें एक रैंडम वैल्यू दे देगा, जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो इसलिए मैं इसे कन्वर्ट करूँगा एक स्ट्रिंग वैल्यू में, ताकि मैं इसे कॉन्कैटिनेट कर सकूँ। मैंने किया str, और मैंने यहाँ पे फिर क्या किया, सिंपली चैलेंज वैल्यू को ले लिया, चैलेंज। तो अब देखिए, अगर आप ध्यान से, तो मैंने क्या किया है, मैं अभी तक मैं सीक्रेट का ही हैश निकाल रहा था। अब मैं सीक्रेट प्लस चैलेंज वैल्यू का हैश निकालूंगा, और ये हैश वैल्यू मैं भेजूंगा किसके पास, ये हैश वैल्यू मैं भेजूंगा सुमित के पास। तो सुमित को ये तो पता होगा कि ये एक हैश सीक्रेट है, बट उसे ये नहीं पता होगा कि इसके साथ मैंने एक चैलेंज वैल्यू भी, मतलब जो चैलेंज वैल्यू मैंने एसोसिएट किया उसको वो चैलेंज वैल्यू नहीं पता होगी। तो वो मैं इसको नहीं भेजूंगा, सुमित को नहीं भेजूंगा, और मैं सुमित से कहूँगा, भाई देखो, मैंने एक चैलेंज इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो तुम्हें उस चैलेंज को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम इसे वेरीफाई कर पाओगे। अब इससे मैंने क्या किया, मैंने इससे ये मेक श्योर किया कि कोई ऑथेंटिक पर्सन ही इसको वेरीफाई करे। मतलब कि अगर सुमित एक ऑथेंटिक पर्सन है तो वही वेरीफाई करेगा, बिकॉज अब चैलेंज को फाइंड आउट करने के लिए सुमित को फिर क्या करना पड़ेगा, चैलेंज फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो सुमित के लिए काम बढ़ने वाला है, तो उसकी कंप्यूटेशनल पावर फालतू में यूज होने वाली है, राइट। तो इसीलिए सुमित ये रिस्क तभी लेगा जब उसे पता हो कि यार चांसेस हैं कि ये वेरीफाई हो जाए। समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि ऑथेंटिक कोई पर्सन होगा तभी वो ये रिस्क लेगा। ये कुछ इसी तरह से है, अगर आपने मेरा ब्लॉकचेन वाला कोर्स देखा हो, जहाँ पे मैंने नॉन्स के बारे में आपको बताया हुआ है, राइट, प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में मैंने बताया, तो वहाँ पे भी माइनर रिस्क तभी लेते हैं जब उनको लगता है कि यार वैल्यू निकल सकती है। इन द सेंस वो भी एक रैंडमनाइजेशन पे ही खेलते हैं, एक प्रोबेबिलिटी पे ही खेलते हैं, राइट। और वहाँ पे उनका क्या होता है, पैसे का लॉस होता है अगर वो कुछ बेईमानी कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक डर बैठा दिया है सुमित के मन में कि भैया अगर तुम एक ऑथेंटिक पर्सन हो तभी करना, अदरवाइज तुम्हारी फालतू में कंपटीशन पावर क्या होंगी, वेस्ट होंगी। अब सुमित, क्योंकि इस केस में हम मान रहे हैं कि एक ऑथेंटिक वो है, हमारा वेरीफायर है, तो सुमित क्या करेगा भाई, जल्दी से अपने वेरिफिकेशन फंक्शन में चेंजेस करेगा। चेंजेस ये होंगे कि अभी तक क्या कर रहा था सुमित सिंपली अपने हैश का, अपने एक्सपेक्टेड सीक्रेट का हैश ले रहा था, जो कि अब वो नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे एक लूप लगाएगा, ठीक है, फॉर आई इन रेंज आई कॉमा 0, नॉट व्हाट आई एम डूइंग, 0,100। और यार यहाँ पे करेंगे फॉर आई इन रेंज। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रहा हूँ और खड़े हो गया, आज पहली बार बना रहा हूँ, तो बहुत टाइम लग गया मुझे बनाते बनाते भी, तो इसीलिए उल्टी सीधी हरकतें हो रही है। तो फॉर आई इन रेंज 0 to 100, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली ये जो हैश्ड
जो अभी मैं हैश निकाल रहा था सिंपली एक्सपेक्टेड सीक्रेट का, मैं इसको रख दूंगा इसके साथ, मैं str i को भी यहाँ पे ले लूँगा। तो इससे क्या होगा, इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं यार, ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्सपेक्टेड सीक्रेट है उसके साथ मैंने कंकैटिनेट कर दिया है इस str i वाली वैल्यू को, मतलब जो भी i की एक इंटीजर वैल्यू उसको मैंने str में चेंज किया और उसको मैंने कंकैटिनेट किया। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, चेक करूँगा हर बार। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे हर बार चेक करूँगा, और हर बार क्या चेक करूँगा, मैं यहाँ पे एक सिंपली एक चीज़ करूँगा कि इंस्टेड ऑफ दिस थोड़ा यहाँ पे लॉजिक में चेंज करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब ये लूप चलेगा, मान लो पहली बार में वैल्यू मैच नहीं गई तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, जो हम नहीं चाहते, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक चीज़ कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फ्लैग वैल्यू इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक कह देता हूँ कि अगर ये चीज़ है तो मैं फ्लैग को 1 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं एक फ्लैग 0 इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जो 0 रहेगा। तो अब इससे क्या होगा कि अगर ये दोनों एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब एक्सपेक्टेड सीक्रेट और हैश सीक्रेट सेम है, तो फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। और फिर मैं जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे ब्रेक भी कर सकते हो कि जैसे ही आपको आपका सीक्रेट मिल जाए तो आप ब्रेक कर दो, और फिर आप यहाँ पे चेक कर लो कि इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 1, मतलब कि आप उस इफ़ के अंदर गए हो, तो आप यहाँ पे कर दो रिटर्न ट्रू, राइट, रिटर्न ट्रू। अदरवाइज यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एल्स आप यहाँ पे कर दोगे रिटर्न फॉल्स। डन। तो अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं, और चेक करने के लिए मैं पहली बार एक बार इनपुट सेम ले लेता हूँ। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक तरह से बढ़ा दिया है, प्रॉब्लम बढ़ा दी सुमित के लिए, राइट। अभी तो मैंने 0 से 100 का लूप लिया है, इससे बड़ा भी लूप ले सकता था मैंने किया रन, और आप देखोगे ट्रेजर लोकेशंस आर द सेम, क्योंकि ये चेक कर रहा होगा बार बार लूप में जाके, और उसको कंपेयर कर रहा होगा, तब जाके ये चीज़ हो पाई होगी, राइट। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल XY कर देता हूँ लेट्स से, और मैं करता हूँ अब रन, तो आप देखिएगा आएगा ट्रेजर लोकेशंस आर नॉट द सेम। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जेड के नॉलेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स में, अपने एप्लीकेशंस में। डेफिनेटली ये कोई प्रोडक्शन लेवल कोड नहीं है, बट हाँ आई होप आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा कि जेड के नॉलेज किस तरह से वर्क करती है। तो हमने ये तो समझ लिया है कि आखिर में ZKP मतलब कि जीरो नॉलेज प्रूफ क्या होता है। अब समझते हैं कि ZKP का यूज़ क्या है ब्लॉकचेन की दुनिया में, और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो यार वेरीफाइबल कंप्यूटेशन हम कर सकते हैं अपनी ब्लॉकचेन केस में ZKP का यूज़ करके। अभी क्या होता है कि जब हम बात करते हैं अपनी ब्लॉकचेन की, तो ब्लॉकचेन पे ही हमारे सारे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हमारे लिए, तब भी हमें उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है अपनी ब्लॉकचेन पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लॉकचेन पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, हमारी नोड्स पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ZKP के थ्रू हम थर्ड पार्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हम किसी थर्ड पार्टी को अपने ट्रांजैक्शंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी क्या करेगी, हमारे ट्रांजैक्शंस को रन करेगी, और ये सब चीज़ें ऑफ चेन होंगी, राइट। ये जो चीज़ है ये हमारी ऑन चेन है, मतलब हमारी ब्लॉकचेन पे होती है। और जब हमने किसी थर्ड पार्टी को ये दे दिया, तो हमने ऑफ चेन अपने डेटा को, अपने ट्रांजैक्शन को दे दिया किसी थर्ड पार्टी को। अब ये थर्ड पार्टी हमारे ट्रांजैक्शंस को रन करेगी, और जब वो उसको रन कर लेगी तो ये हमें ज़ीरो नॉलेज प्रूफ प्रोवाइड करेगी, जैसे अमित ने सुमित को एक प्रूफ प्रोवाइड किया था, राइट। उसी तरह से ये थर्ड पार्टी भी एक प्रूफ प्रोवाइड करेगी हमारी ब्लॉकचेन को, और हमारी ब्लॉकचेन फिर उसको वेरीफाई करेगी। तो इससे होगा क्या बेनिफिट, इससे ये बेनिफिट होगा, पहली चीज़ तो ये होगी कि अब हमारी ब्लॉकचेन को बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अगर हमारे पास पहले 1000 ट्रांजैक्शन थे एग्जीक्यूट करने के लिए, और हज़ारों के हज़ारों हमारी ब्लॉकचेन को एग्जीक्यूट करने पड़ते थे, हमारी नोड्स को एग्जीक्यूट करने पड़ते थे, अब उसमें से 200 ट्रांजैक्शन हम दे सकते हैं इन थर्ड पार्टी को। ये थर्ड पार्टी उसको रन करेगी, बस हमें उसको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। जिसके थ्रू क्या होगा कि हमारा जो नेटवर्क कंजम्पशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब कि अब नेटवर्क में इतना लोड नहीं पड़ रहा होगा। जिसके थ्रू क्या होगा कि हमारी जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, बिकॉज अगर आप ध्यान से समझो तो ब्लॉकचेन हमारी काफ़ी स्लो है अभी के लिए, राइट। और अगर आप सर्वर से कोई काम करवाते हो, या फिर किसी जो कि नॉन ब्लॉकचेन काइंड ऑफ किसी टेक्नोलॉजी से आप काम करवाते हो, तो वो थोड़ी फास्ट होती है। तो इससे क्या होगा कि वो जो 200 ट्रांजैक्शन आपने किसी थर्ड पार्टी से करवाए, वो उनको जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएगी, और आपको तुरंत से ब्लॉकचेन को दे देगी बस वेरीफाई करने के लिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी ब्लॉकचेन को एक ज़्यादा फास्टर बना सकते हो, बेहतरीन बना सकते हो, ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो, राइट। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी के केस में। तो आपने सुना होगा ये डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी टर्म, जहाँ पे ZK प्रूफ का यूज़ होता है। ZK प्रूफ का कहाँ पे यूज़ हो सकता है, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिकल रिकॉर्ड शो करने हैं, मगर वो मेडिकल रिकॉर्ड्स में क्या डेटा है वो आपको शो नहीं करना है, तो आप उसमें ZK नॉलेज प्रूफ का यूज़ कर सकते हो। आप अपनी आइडेंटिटी को भी ZK नॉलेज प्रूफ के थ्रू छुपा सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है सिर्फ उसी को आप शेयर करोगे, जैसे अभी हम लोगों ने देखा भी था ड्राइविंग लाइसेंस के केस में, और उसके थ्रू वो जो भी पर्सन होगा उसको वेरीफाई कर लेगा। या फिर हो सकता है आपके फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस आप करते हो, आप नहीं चाहते हो कि मेरी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मैं कर रहा हूँ वो किसी को पता चले कि मैंने कितने का ट्रांजैक्शन किया। लेट्स से आपने किसी एनजीओ को कुछ पैसा डोनेट किया, आप नहीं चाहते हो कि वो एनजीओ जाने कि आपने कितना पैसा डोनेट किया। तो इस तरह की चीज़ें भी आप ZK नॉलेज प्रूफ के थ्रू कर सकते हो। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बिना अपनी आइडेंटिटी शेयर किए सारे काम कर लेते हो। ओके, तो यार देखो ZKP है तो बहुत बढ़िया चीज़, बट इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है। पहला ड्रॉबैक तो इसमें यह है कि हार्डवेयर कॉस्ट का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ZKP में बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं। डेफिनेटली हमारे एग्जाम्पल में इतने कंपटीशन नहीं थे, बट मैंने स्टिल आपको एक कंपटीशन ऐड करके दिखाया, राइट। तो इसी तरह से आप बहुत सारे कंपटीशन करते हो, और इतने सारे कंपटीशन करने के लिए आपको सिंपली चाहिए होते हैं ज़्यादा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते हो, आपको हाई ग्राफिक गेम चलाना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है GPU, राइट। तो आपको हार्डवेयर बढ़ाने पड़ते हैं अपने। ठीक उसी तरह से ZKP में भी आपको हार्डवेयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसकी वजह से हार्डवेयर कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, और बहुत सारी कंपनीज हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएँ। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन की भी कॉस्ट होती है। मतलब कि अगर आप एक ब्लॉकचेन पे किसी प्रूफ को वेरीफाई भी करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक थर्ड पार्टी को आपने प्रूफ दे दिया, वो प्रूफ करेगी और आपको मतलब वो सारा कैलकुलेशन करेगी और आपको प्रूफ देगी, आपको सिर्फ उसको वेरीफाई करना होगा। बट उस वेरीफाई करने के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना, क्योंकि गैस तो तब भी कंज्यूम होगी वेरिफिकेशन के लिए भी। तो ये भी चीज़ इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन के केस में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए ही सिर्फ। थर्ड चीज़ है कि यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा किसी थर्ड पार्टी पे। डेफिनेटली आप कह सकते हो कि यार ZKP तो बहुत ही सिक्योर है, सब कुछ सही है, बिल्कुल है, बट स्टिल आपको किसी थर्ड पार्टी पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। और ब्लॉकचेन कभी कभी कहती है कि यार ये चीज़ सही नहीं है, तो ये भी चीज़ है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि यार हम लोग ZKP में यूज़ करते हैं इलेप्टिव कर्व वाली एल्गोरिथम्स का, मतलब SHA-256 एल्गोरिथम जैसे होगी, या फिर कोई भी हैशिंग एल्गोरिथम होगी जो कि इलेक्टिव कर्व, मैं आई थिंक गलत एल्गोरिथम का नाम ले रहा हूँ, तो इस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू इस एल्गोरिथम को ब्रेक किया जा सके। मतलब कि अभी तक क्या होता था कि आप इनपुट से आउटपुट पे जा सकते थे, मगर आउटपुट से इनपुट पे नहीं आ सकते थे। मतलब अगर आपने कोई इनपुट SHA-256 एल्गोरिथम पे दिया है, तो वो आपको एक आउटपुट हैश जनरेट करके दे सकती थी, और आप हैश से वापस इनपुट जनरेट नहीं कर सकते थे। बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस चीज़ को ब्रेक किया जा सके। तो अगर ऐसा हो गया तो ZKP भैया ज़्यादा सिक्योर रह नहीं जाएगी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं अभी तक ZKP को लेके, बट मे बी इन फ्यूचर ये सारे ड्रॉबैक्स सॉल्व हो जाए। तो अभी तो हम लोग बहुत अर्ली है, बट आई थिंक ये सारे ड्रॉबैक्स सॉल्व हो जाएंगे इन फ्यूचर। आपको क्या लगता है ज़रूर से कमेंट में लिख के बताना। तो यार अब बात करते हैं आपके असाइनमेंट की, जो आपको करना है। असाइनमेंट ये है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक सीक्रेट को ZKP के थ्रू सीक्रेट ही रखा, मैं चाहता हूँ कि आप एक पेमेंट सिस्टम बनाइए। मैं नहीं कह रहा कि आप वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन करिए, आप पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट में एक पेमेंट सिस्टम बनाइए, जहाँ पे लेट्स से कोई एलिस है और कोई बॉब है, और एलिस बॉब को कुछ पेमेंट करती है, कुछ पैसा भेजती है, और बॉब को पता नहीं लगना चाहिए कि एलिस ने कितना पैसा भेजा है। तो यहाँ पे आपको कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई ब्लॉकचेन से डेटा वेटा नहीं मंगाना है, सिंपली पाइथन कोड का या फिर जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ करना है, जहाँ पे एलिस एक डेटा भेजेगी, एक वैल्यू भेजेगी जो कि नंबर की फॉर्म में होगा, और वो नंबर कभी भी बॉब को पता नहीं चलना चाहिए। और जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन कर लेना, आप मुझे टैग कर देना ट्विटर पे या फिर लिंक्डइन पे, ये बताते हुए कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। मैं आपका वहाँ पे सॉल्यूशन चेक कर लूँगा, और साथ ही साथ मैं अपना सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप खुद भी उसको वेरीफाई कर सको। ओके, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से कमेंट में बताना।